Hello everyone, welcome to our weekly webinar. Today with us we have Mr. Rupak De, who is Senior Technical Analyst at LKP Securities. And today, from the branch of Technical Analysis, we are going to understand the importance of indicators and overlays. He will take you through the understanding of indicators and overlays and their importance in technical analysis. Any questions, anything that you have with regards to this topic, you can always ask him at the end of the session. We will provide a 15 to 20-minute window where you can ask him questions, and we'll be very happy to address all your queries. So over to you, Rupak. Thank you. Thank you, Karthik. So welcome to this webinar on technical analysis, indicators and overlays part. So in this webinar, we will learn about indicators and overlays. So without wasting much time, let's start. So we will start with the stochastic. Stochastic is one of the most popular indicator available out there. So what is stochastic? Stochastic is an indicator which does not follow the price or volume. It indicates the momentum of the price. तो stochastic जो है ये प्राइस मोमेंटम इंडिकेट करता है. ये ना तो प्राइस को फॉलो करता है ना तो वॉल्यूम को फॉलो करता है. और ये इट्स अ वेरी यूजफुल टूल फॉर आइडेंटिफाइंग द ओवरबॉट एंड द ओवरसोल्ड कंडीशंस. जब आपको अगर ट्रेड लेना है तो ट्रेड अगर ओवरबॉट कंडीशन में अगर बाय कर लिया या ओवरसोल्ड कंडीशन में अगर सेल कर लिया, आपका पूरा जो ट्रेड वो गलत जाएगा और आपका जो ट्रेड लॉस में एंड होगा. तो इससे बचने के लिए स्टोकेस्टिक आपको हेल्प कर सकता है. कैसे? सबसे पहले आपको बताएगा कि जो प्राइस है अभी ओवरबॉट कंडीशन में है कि ओवरसोल्ड कंडीशन में है. ओवरबॉट कंडीशन में आप डेफिनेटली सेल नहीं करोगे और ओवरबॉट कंडीशन में आप बाय नहीं करोगे, ओवरसोल्ड कंडीशन में आप सेल नहीं करोगे. एटलीस्ट आपको वार्न करेगा. और ओवरबॉट कंडीशन होता है 100 और 80 के बीच में, एंड ओवरसोल्ड कंडीशन होता है 0 to 20 के बीच में. तो कोई भी स्टॉक अगर 20 के नीचे आ जाता है, अकॉर्डिंग टू स्टोकेस्टिक इंडिकेटर द स्टॉक इज ओवरसोल्ड. मतलब स्टॉक में इतना सेलिंग हुआ कि और सेलिंग होने का जगह चांसेस कम है. तो क्योंकि प्राइस जो मूव करता है ट्रेंड में मूव करता है, कभी ट्रेंड खत्म भी होता है. तो कभी कभार होता है कि ट्रेंड के एंड में, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ट्रेंड, प्राइस गेट्स ओवरसोल्ड और ओवरबॉट. तो अगर करेक्शन कंटिन्यूअस होते रहता है और एक टाइम के बाद शेयर में नीचे जाने की जगह नहीं बचते, तो तब बोला जाता है कि ओवरसोल्ड, द स्टॉक इज ओवरसोल्ड. तो ऐसा स्थिति बताता है स्टोकेस्टिक. स्टोकेस्टिक का रीडिंग जब 20 से 0 के बीच में हो तो ओवरसोल्ड टेरिटरी में रहता है, और ओवरसोल्ड टेरिटरी के अंदर बाइंग आता है, डिमांड आता है, जो कि प्राइस को ऊपर लेके जाता है. ये मेनली यूजफुल है रेंज बाउंड मार्केट में. और क्रॉसओवर नियर द ओवरसोल्ड और ओवरबॉट जोन इंडिकेट द रिवर्सल. अगर ओवरसोल्ड जोन के आसपास या ओवरबॉट जोन के आसपास क्रॉसओवर होता है, उसको
वो एक ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेट करता है। ट्रेंड रिवर्सल मतलब प्राइस में एक रिवर्सल आ सकता है, ऐसा इंडिकेट करता है। जैसे कि इसमें देख सकते हैं हम लोग कि जब प्राइस में करेक्शन हुआ और स्टोकेस्टिक में एक रिवर्सल हुआ, हम लोग चार्ट में देखते हैं। स्टोकेस्टिक में ये पार्ट होता है जो ब्लू वाला लाइन से, ये है स्टोकेस्टिक लाइन, और ये रेड वाला लाइन है मूविंग एवरेज ऑफ द स्टोकेस्टिक। तो स्टोकेस्टिक जब मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है तो उसको बुलिश कंडीशन या बुलिश क्रॉसओवर बोला जाता है। स्टोकेस्टिक जब ये मूविंग एवरेज के नीचे रहता है तो उसको बोला जाता है बेयरिश कंडीशन। तो बुलिश कंडीशन रहता है, अगर ओवरसोल्ड जोन के आसपास रहता है तो बाई इंडिकेट करता है। अगर ओवरबॉट जोन के अंदर रहता है और बेयरिश कंडीशन रहता है, बेयरिश कंडीशन मतलब स्टोकेस्टिक बिलो मूविंग एवरेज, तो ये सेल सिग्नल करता है। इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे प्राइस आफ्टर ए प्रोलॉन्ग करेक्शन प्राइस रीच्ड ओवरसोल्ड कंडीशन, और स्टोकेस्टिक भी बता रहा है कि यहाँ पे ओवरसोल्ड कंडीशन में एक बुलिश क्रॉसओवर हुआ था, और बुलिश क्रॉसओवर होने के बाद प्राइस में एक रैली आया था। तो इस चार्ट में हम लोग देख सकते हैं कि हर बार जब स्टोकेस्टिक ओवरबॉट जोन के अंदर जाता है और बेयरिश क्रॉसओवर होता है, उसके बाद करेक्शन होता है। हर बार जब प्राइस एक लंबे अप रैली के बाद स्टोकेस्टिक एक ओवरबॉट जोन के अंदर रहता है और उसके बाद बेयरिश क्रॉसओवर होता है, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन आता है या पर्टिकुलर इंडेक्स में करेक्शन आता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे आरएसआई के ऊपर। आरएसआई ये सबसे मेरा फेवरेट इंडिकेटर है। मैं कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं करता, खाली मैं आरएसआई यूज करता हूँ। मेरा स्क्रीन में मैं स्टार्ट किया था चार्ट यूज करना स्टोकेस्टिक से। तब मैं स्टोकेस्टिक्स देख के मैं चार्ट रीड करना सीखा था। जब स्टोकेस्टिक में ओवरबॉट जोन रहता था या स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन पे रहता था तो मैं बाय सिग्नल निकालता था, मतलब बाय कॉल निकालता था। और जब ओवरबॉट जोन पे रहता था, जैसे मान लीजिए 80 के ऊपर स्टोकेस्टिक है और तब मैं स्टॉक में सेल कॉल देता था, और जब 20 के नीचे रहता था तब मैं बाय कॉल देता था। मतलब easiest way to generate calls by using only one indicator is to use stochastic। stochastic यूज करना बहुत ही इजी है, बहुत ही पॉपुलर है, और इसका जो इंडिकेशन है बहुत जल्दी आता है। मतलब सबसे इट इज द फर्स्टेस्ट इंडिकेटर। दूसरा स्थान पे आता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये मेरा सबसे फेवरेट इंडेक्स है। इसमें जो इंडिकेशन आता है थोड़ा बहुत लेट आता है एज कंपेयर टू स्टोकेस्टिक, बट इसमें क्या होता है, ये बहुत ही डिपेंडेबल एक इंडिकेटर है। ये दिस exhibits the momentum of the price. It is very much useful tool for identifying the overbought and oversold condition. Generally, overbought condition is 70 to 100 and oversold condition is 0 to 30. Crossover near the oversold or overbought zone indicates the trend reversal. Useful in trending market. Unlike stochastic, RSI is very much useful in the trending market. तो market जब trending रहेगा, stochastics क्या हो गया, एक रेंज बाउंड मार्केट में यूजफुल होता है। थोड़ा बहुत नीचे आए प्राइस तो ओवरसोल्ड कंडीशन अप हो जाता है, बाइंग इंडिकेट करता है। जब थोड़ा बहुत ऊपर जाता है ओवरबॉट हो जाता है और सेलिंग इंडिकेट करता है इंडिकेटर। बट आरएसआई ट्रेंडिंग मार्केट में ज्यादा यूजफुल होता है। जब ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आता है, लंबा ट्रेंड रिवर्सल का टाइम आता है, तो आरएसआई में एक इंडिकेशन आता है। Crossover near the overbought or oversold zone indicates the reversal। तो एक बार हम लोग देख लेते हैं। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि प्राइस में जो करेक्शन हुआ था ये प्रोलॉन्ग्ड करेक्शन हुआ था। उसके बाद
RSI में जब बुलिश क्रॉसओवर आया था, तब उसके बाद मार्केट में रैली आया था। तो हर बार ऐसा ही हुआ था, RSI में बुलिश क्रॉसओवर हुआ और उसके बाद मार्केट में रैली आया था, या पर्टिकुलर स्टॉक में रैली हुआ था। इसमें देखिए प्राइस स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद एक बार RSI में बेयरिश क्रॉसओवर हुआ था और उसके बाद प्राइस में करेक्शन आया था। अगर चार्ट में देखें इसको, इस चार्ट में देख सकते हैं कि RSI में बुलिश क्रॉसओवर हुआ था। 0 to 30 इज ओवरसोल्ड कंडीशन और 70 to 100 इज ओवरबॉट कंडीशन। तो 0 to 30 के आसपास अगर आता है RSI, तो इसको ओवरसोल्ड कंडीशन बोला जाता है। जब RSI होता है, ये जो ब्लू वाला लाइन है ये RSI है और ये RSI का मूविंग एवरेज है, रेड लाइन। जब ब्लू लाइन रेड लाइन के ऊपर रहेगा तो उसको बुलिश कंडीशन बोला जाएगा या बुलिश क्रॉसओवर। तो ओवरसोल्ड जोन के पास अगर बुलिश क्रॉसओवर होता है, उसमें बाय सिग्नल निकलता है। तो बट एक बात मैं बताना चाहूंगा, खाली RSI देख के हमेशा बाय सिग्नल नहीं निकलता है, आपको और भी चीज देखना पड़ता है, जैसे प्राइस पैटर्न, ट्रेंड, ये सब देखना पड़ता है। तो ये मोमेंटम इंडिकेट करता है, प्राइस मोमेंटम इंडिकेट करता है। अभी प्राइस मोमेंटम क्या चल रहा है, प्राइस मोमेंटम के ऊपर डिपेंड करके आप ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हो, बट ये कंप्लीट डिसीजन नहीं होता है। तो अभी हम लोग दो इंडिकेटर यूज करना सीख गए। एक हो गया स्टोकेस्टिक, जिसका ओवरसोल्ड कंडीशन 0 to 20 के बीच में रहेगा, तो ओवरसोल्ड कंडीशन तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि बुलिश क्रॉसओवर में है कि नहीं। बुलिश क्रॉसओवर में है तो बाय कॉल के लिए सोचेंगे। अगर ओवरबॉट जोन के अंदर मतलब 80 to 100 के आसपास है और बेयरिश क्रॉसओवर है, मतलब स्टोकेस्टिक मूविंग एवरेज के नीचे है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सेल पोजीशन लेंगे या लॉन्ग पोजीशन रहेगा तो उसमें से निकल जाएंगे या पोजीशन रिड्यूस करेंगे। RSI के लिए 30 to 0 इज ओवरसोल्ड कंडीशन। अगर प्राइस 30 to 0 के आसपास रहेगा तो हम लोग देखेंगे इसमें क्रॉसओवर क्या है। अगर क्रॉसओवर बुलिश रहेगा, मतलब RSI इस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर रहेगा तो बाई पोजीशन बनेगा। और अगर ओवरबॉट कंडीशन में मतलब 7 RSI का रीडिंग 70 to 100 रहेगा और बेयरिश क्रॉसओवर रहेगा, मतलब RSI मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा, तो उसमें हमारा पोजीशन जो लॉन्ग पोजीशन रहेगा उसमें रिडक्शन होएगा और नहीं तो हम लोग सेल करेंगे। अभी जानेंगे मूविंग एवरेज के बारे में। मूविंग एवरेज दे डोंट प्रेडिक्ट द प्राइस डायरेक्शन, ये आपको प्राइस डायरेक्शन बताता नहीं। मूविंग एवरेज आपको दिखाता है कि दे कंफर्म्स द करेंट डायरेक्शन। करेंट डायरेक्शन क्या चल रहा है, मतलब ट्रेंड क्या चल रहा है, ट्रेंड अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, ये बताता है आपको। The moving average ensures that you are in line with the current trend and they can be used in all time frames। तो चार्ट में हम लोग देखें, ये देखिए अगर मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइस रहेगा तो पर्टिकुलर स्टॉक बोला जाएगा कि द स्टॉक इज इन अप ट्रेंड और पर्टिकुलर इंडेक्स इज इन अप ट्रेंड। और मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो बोला जाएगा कि ये डाउन ट्रेंड में है। मान लीजिए क्लास में मैथ एग्जाम हुआ, आपका मार्क्स आया 70% और क्लास का एवरेज मार्क्स था 60%, मतलब आप बेटर देन एवरेज हो। अगर आपका मार्क्स 40% आया होता तो आपको बोला जाता है कि अब आपका जो परफॉर्मेंस है वो एवरेज से खराब है, आपका परफॉर्मेंस खराब है। तो जो एवरेज से अच्छा होता है, एवरेज से ज्यादा होता है, उसको अच्छा बोला जाता है, पॉजिटिव बोला जाता है। जो एवरेज से नीचे होता है उसको नेगेटिव बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक ओवरऑल अप ट्रेंड में था, ये कॉपर के चार्ट है, ये ओवरऑल अप ट्रेंड में था क्योंकि ये
मूविंग एवरेज के ऊपर मोरलेस टाइम 99% के केसेस में ये मूविंग एवरेज के ऊपर रहा, तो ये पॉजिटिव स्टॉक है। और हम लोग देख सकते हैं चार्ट में कि बहुत बार मूविंग एवरेज के ऊपर ये सपोर्ट लेके फिर वापस रिवर्सल दिखाया था। अगर चार्ट में देखें, ये देखिए मैंने 20 डेज मूविंग एवरेज प्लॉट किया था। इस चार्ट में ये कनाडा बैंक आज एग्जैक्टली 20 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लिया और ऊपर जाके क्लोजिंग दिया। तो जब तक इसके ऊपर है तब तक ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, इसका नीचे रहेगा तो ट्रेंड नेगेटिव रहेगा, इसके नीचे मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो ट्रेंड नेगेटिव रहेगा। अभी मूविंग एवरेज के डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कि ये 20 है, अगर मैं 50 प्लॉट करता हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं 20 में दूसरा स्टॉक कैसे काम करता है। ये देखिए पेटीएम रिसेंटली 20 डीएमए के ऊपर सपोर्ट लिया था, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली दिया था। अरविंदो फार्मा 20 डीएमए के ऊपर सस्टेन किया और कंटिन्यूअस रैली दिया, मतलब उसके नीचे आया ही नहीं, सीधा ऊपर गया। रिलायंस का शेयर देखिए 20 डीएमए के ऊपर ब्रेकआउट दिया था और उसके बाद सीधा ऊपर ही गया। स्ट्रॉन्ग रैली हुआ था रिलायंस इंडस्ट्रीज में। अगर इसका टाइम फ्रेम चेंज करता हूँ, 20 को हम लोग 50 करते हैं, इसका परफॉर्मेंस कैसा है। ये देखिए 50 डीएमए के पास जाके बार बार रेजिस्टेंस मिला रिलायंस इंडस्ट्री का प्राइस को। फर्स्ट टाइम ये ब्रेकडाउन दिया था 50 के नीचे, उसके बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दिया ही नहीं, सीधा नीचे गया 2560 से लेके सीधा 2200। तो आप अगर मूविंग एवरेज को सही तरीके से यूज करते हो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग, आप आपको सक्सेस मिल सकता है। आपको ढूंढना होगा कौन सा मूविंग एवरेज ज्यादा काम करता है। जैसे अगर वेरी शॉर्ट टर्म ट्रेड लेना है, 20 डेज मूविंग एवरेज काम करता है। अगर थोड़ा लंबा टाइम के लिए लेना है शॉर्ट टर्म, जैसे कि 10-15 दिन 20 दिन 30 दिन के लेना है, तो उसके इन दैट केस आप 50 डीएमए यूज कर सकते हो। अगर उससे ज्यादा जैसे 200 डेज मूविंग एवरेज जो पॉपुलर है अमंग द इन्वेस्टर लोग इन्वेस्टमेंट के लिए 200 डेज मूविंग एवरेज यूज करते हैं। तो अगर स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे रहेगा तो इसको बोला जाएगा लॉन्ग टर्म डाउन ट्रेंड में है। अगर स्टॉक मूविंग 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करता है या डिसाइसिव क्लोजिंग देता है, तो बोला जाएगा कि स्टॉक इज एन अप ट्रेंड। ये देखिए कंटिन्यूअसली मूविंग 200 डेज मूविंग एवरेज को वो ट्रेड कर रहा था कैनरा बैंक, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली आया था। तो इन्वेस्टमेंट की तौर पे 200 डेज मूविंग एवरेज का यूसेज बहुत ज्यादा होता है। रिलायंस के केसेस में देखिए 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पाया। अगर क्लोजिंग देता है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रैली रिलायंस में एक्सपेक्टेड रहेगा। ये देखिए रिलायंस में तो हम लोग देख लिया, कनाडा बैंक में इसमें भी हम लोग देख लिया। पेटीएम में देखिए पेटीएम में 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन किया, उसके बाद स्ट्रॉन्ग रैली दिया था, वापस एक बार नीचे आया था, उसके बाद जैसे ब्रेकआउट दिया था तो 50 डेज मूविंग एवरेज को वापस एक बार रैली दिया था। तो 50 डीए में अच्छी काम करता है शॉर्ट टर्म के लिए, 20 डेज मूविंग एवरेज काम करता है नियर टर्म के लिए, और 200 डेज मूविंग एवरेज काम करता है लॉन्ग टर्म के लिए। अभी आता है मूविंग एवरेज की क्रॉसओवर। मूविंग एवरेज क्रॉसओवर में हम लोग दो मूविंग एवरेज रहता है, एक होता है शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज, एक होता है लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज। उसमें क्या होता है, उसमें अगर शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर रहता है उसको बोला जाता है बुलिश कंडीशन।
जैसे मैंने इधर प्लॉट किया कि 20 डेज ग्रीन वाला is 20 days moving average. 20 days moving average is trading above the 50 days moving average, and the condition is bullish condition. So currently Paytm is trading with the positivity. Why? And that is confirmed by the bullish crossover in the moving averages. Like 20 days moving average is trading continuously above 50 days moving average. तो जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर कंटिन्यूअसली ट्रेड करेंगे तब तक ये ट्रेंड जो है पॉजिटिव रहेगा। दूसरा चार्ट में अगर देखें, ये देखिए कंटिन्यूअस अप ट्रेंड 20 डेज मूविंग, जो ग्रीन लाइन है वो 20 डेज मूविंग एवरेज, जो ब्लू लाइन है वो, इसको रेड लाइन कर देते हैं, रेड लाइन इज 50 डेज मूविंग एवरेज। तो जब जब 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर था, इसमें कंटिन्यूअस रैली देखने को मिला था। ये कनाडा बैंक का चार्ट है। दूसरे चार्ट में देखिए अरविंदो फार्मा, इसमें देखिए 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ गए, मतलब बेयरिश क्रॉसओवर दिया था, उसके बाद कंटिन्यूअस सेलिंग हुआ था और स्टॉक में स्ट्रॉन्ग फॉल आया था। तो बेयरिश मूविंग एवरेज बेयरिश क्रॉसओवर में एक सेलिंग इंडिकेट करता है और बुलिश क्रॉसओवर में बाइंग इंडिकेट करता है। तो ये रिसेंट जो टाइम था, रिसेंट टाइम में 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज को बुलिश क्रॉसओवर दिया था, तो इसके चलते स्टॉक में स्ट्रॉन्ग रैली आया था। देखिए रिसेंट जो ब्रेकआउट दिया था उसके बाद एक डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन हुआ था स्टॉक में। वो डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन में प्राइस जो है 50 डीएमए को टच करके वापस ऊपर गया। तो देखिए एकदम वंडरफुली काम किया। 20 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज, 20 डेज मूविंग एवरेज 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर बुलिश क्रॉसओवर लेके रखा है और प्राइस में स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड देखने को मिला। इसके बाद हम लोग बात करेंगे बोलिंगर बैंड। बोलिंगर बैंड का कैसा है उससे जो बात कर लेते हैं। देखिए बोलिंगर बैंड में 3 बैंड्स होता है। एक होता है अपर बैंड, मिडिल बैंड एंड लोअर बैंड। सिंपल हिसाब है, प्राइस जब तक मिडिल बैंड के ऊपर रहेगा तब तक पॉजिटिव रहेगा ट्रेंड, तब तक आपका ट्रेड भी पॉजिटिव रहेगा, बुलिश ट्रेड रहेगा आपका ट्रेड। प्राइस अगर मिडिल बैंड के नीचे आता है, आपका इधर बुलिश पोजीशन में पोजीशन कम होगा, नहीं तो बेयरिश पोजीशन आप बना सकते हो। अगर चार्ट में देखें, यहां से देखते हैं, ये देखिए मिडिल बैंड के नीचे प्राइस आया और स्ट्रॉन्ग करेक्शन हुआ जो प्राइस को लोअर बोलिंगर बैंड तक लेके गया। तो आपका अगर ट्रेड लेते हो, तो अगर बाय ट्रेड लेना है तो मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर बाय ट्रेड लेना है और हमारा टारगेट रहेगा अपर बोलिंगर बैंड। बट बहुत बार हम लोग देखते हैं कि बोलिंगर बैंड को टच करते हुए ऊपर जाता है प्राइस, जैसे कि बोलिंगर बैंड यहाँ पे सिग्नल नहीं दे रहा है, अपर बोलिंगर बैंड पे जाने पर सेलिंग आता है, लेकिन बहुत बार सेलिंग नहीं भी आता है। तो खाली बोलिंगर बैंड देख के हम लोग ट्रेड नहीं ले सकते। और डेफिनेटली हम लोग ट्रेंड पता कर सकते हैं अगर स्टॉक मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर है या मिडिल बोलिंगर बैंड के नीचे है। तो मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर है, हम लोग को बाई ट्रेड लेना है, लेकिन बाकी बाकी पैटर्न बाकी इंडिकेटर पे हम लोग को देख लेना है क्या इंडिकेट कर रहा है। अगर इंडिकेट कर रहा है कि मिडिल बोलिंगर बैंड के ऊपर है, बाकी इंडिकेटर इंडिकेट कर रहा है पॉजिटिव ट्रेड लेना चाहिए, पैटर्न दिख रहा है, तो हम लोग ले सकते हैं बाई ट्रेड, नहीं तो वेट करेंगे। और सेलिंग के लिए भी इवन अगर अपर बोलिंगर बैंड के आसपास आ जाता है प्राइस और हम लोग उसके देखते ही तुरंत हम लोग सेल ट्रेड नहीं ले सकते। बाकी इंडिकेटर भी अगर इंडिकेट करता है प्राइस ट्रेंड कुछ प्राइस पैटर्न कुछ दिखा रहा है, तो ही हम लोग सेल ट्रेड ले सकते हैं। तो अभी हम लोग आज 2 इंडिकेटर के बारे में बात किया और 2 ओवरलेस के बारे में बात किया।
अभी मेरा जो पीपीटी है यहाँ पे खत्म होता है। अभी आपका कोई सवाल रहेगा आप पूछ सकते हो, चैट बॉक्स में लिख सकते हो, उसका जवाब मैं देता हूँ अभी। आपने पूछा कि यू आर यूजिंग 518 SMA crossover. Yeah, definitely it is useful for Bank Nifty and any. It can be useful for any indices or any stock also. But you need to observe the success ratio of particular crossover. Any crossover, like you have chosen 5 and 8. The uh, the two SMA are very much near to each other. So I would suggest you can choose 5 and 13 or 21 EMA, SMA, instead of using 5 and 8 SMA, because this 5 and 8 SMA crossover will give you more signals. Which indicator is good for Nifty? So any indicator can be can work good for you. For me, the RSI is the best indicator. Not only for Nifty, I use RSI for stock selection also. So on TradingView, can you share RSI based intraday setup and what time frame? So time frame will be depending upon your trading style, but I would like to share RSI setup, which is very easy. So from TradingView, I will keep 14 as it is and will keep moving average length to 9. So this is RSI setup I use for intraday or short-term trades. So I hope my screen is now visible. सो ट्रेडिंग व्यू में RSI का लेंथ जो है 14 रखना है, और मैं 14 ही लेता हूँ। बाई डिफॉल्ट जो आता है डिफॉल्ट 14 डेज वही लेता हूँ मैं, बट मूविंग एवरेज लेंथ डिफॉल्ट 14 आता है, मैं उसको 9 करके देता हूँ।
ये RSI में जो सिग्नल आता है उसी को मैं यूज करता हूँ। देखिए RSI एज कम्पेयर टू स्टोकेस्टिक थोड़ा बहुत लैग करता है, बट इट इज मोर यूजफुल लाइक अकॉर्डिंग टू मी, और मोर डिपेंडेबल एज कम्पेयर टू स्टोकेस्टिक। What setup you all use? As we see, most of your trades are successful. So thank you, sir. And apart from RSI, I mostly use pattern, technical chart pattern, which we will discuss in our next webinar. So I think most of the analysts do use pattern, give more importance to the pattern, then than the indicators. We give less importance to the indicators. We give more importance to the patterns. So we will learn patterns in the next webinar. This RSI setup can be used for 5 minutes to 1 day. And this is, yeah, definitely this is on the daily time frame, but you can use that setup on 5 minutes, 15 minutes and hourly chart also. How to remain in winning trade in Nifty on 5 minutes chart, which indicator to be used for trailing SL. So moving averages are one of the best trailing best indicator for trailing SL. You said one moving average, it may be 10 days moving, 10 period moving average, it may 20 period moving average. You can use that, or you can use 9 days moving average for your trailing stop loss. Okay, thank you everyone. That will be the end of this session. We are conducting similar webinars every week.
and I'm sure that you guys will be a part of it. Thank you everyone for being a part of this. Thank you, Rupa. And every week we aim to come up with new webinars with new topics which will help you, elevate your investment journey with us. Thank you so much, and do keep coming every week for new sessions where we are imparting reasonable knowledge for you to make good investments. Thank you, everyone.